सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आदित्य राज आज आपको पढ़ाऊंगा लास्ट टॉपिक जो कि हमारा बचा हुआ है किस चैप्टर का, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। बट उससे पहले मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि मैं सॉरी कहता हूँ आप सभी को क्योंकि वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, और दूसरा चीज़ कि मैंने बीएसटी का और हिस्ट्री के चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना दिया है, और साथ ही साथ ये इस वीडियो के साथ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चैप्टर है उसका भी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा, और उसमें मैंने वोटिंग फीचर रखा है। तो उसके हिसाब से आप ज़रूर मेरे वीडियोस को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखें, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट अवेटेड था, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जो कि मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों का बन चुका है। अब सारा नहीं, मतलब चैप्टर 1 हिस्ट्री का और चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का, तो ये दोनों का नोट्स बन चुका है। और आप बताइएगा ज़रूर कि आपको वो नोट्स कैसे लगे। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं कि कहाँ से, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा मेरा चैप्टर 1 हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का नोट्स, और रिव्यू जो है वो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि और बेहतर नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? ये चैप्टर लास्ट टॉपिक, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना तो बना कैसे, पर उससे पहले कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, बनाया किसने? बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब आप बोलेंगे ये आप पहले यहाँ क्यों चले आए, बताइए डायरेक्ट कि कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन। बट उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा बनाया किसने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, और इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जैसा कि आज आप देख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में 2 जानकारियाँ दे दो एक क्रिप्स में, एकदम शॉर्ट, कि जो हमारे मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे जो मेंबर्स सेलेक्ट हुए थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने सेलेक्ट किया था। अब आप ये बोलेंगे ये किसका क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, आपने वैसे पढ़ा भी होगा, पर फिर से मैं आपको रिकैप करवा दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में, उसके तहत हम आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स जो हैं वो प्रोविंस के हिसाब से इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन क्या करवाए थे, आप जानते हैं कि गुलामी में क्या आप रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा, आप डमी के रूप में बना दिया, ठीक है, असेंबली बनाया गया। बट इससे हमारा बहुत फ़ायदा हुआ। हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हम एक आइडिया मिला कि हम रन कैसे किया जाता है देश, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, तो इस बारे में हमें बहुत जानकारियाँ और समझे भी। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि आज़ादी से पहले ये असेंबली बन चुकी थी, उसने सेलेक्ट किया था। अब आप कहेंगे कि इसी ने क्यों सेलेक्ट की, पीपल ने क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा तो स्पिरिट डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी तो कहता है कि पीपल सेलेक्ट करेंगे, लोग सेलेक्ट करेंगे। इसलिए नहीं की क्योंकि उस समय तुरंत भारत आज़ाद हुआ था, और उतने बड़े लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका जो पहला सिटिंग हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पहला मीटिंग हुआ वो हुई कब, 9 दिसंबर 1946। इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल्स में भी और स्कूल लेवल पे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अब समझते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि कैसे बना, बट इन 5 तरीक़ों से हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे इवॉल्व, ठीक है। तो 5 चीज़ें थी। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा जो संविधान सभा था वो उसका कंपोजिशन क्या था, कितने कितने लोग कैसे थे, मतलब कि कितने प्रपोर्शन में थे। फिर है कि द प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
डिलिब्रेशन को अपनाया, मतलब कि हर क्लॉज हर प्रोविज़न पे एकदम बेहतरीन तरीके से डिबेट हो, भी क्वालिटी वाला डिबेट, ठीक है। और फिर है हमारा तीसरा प्रोसीजर। अब यहाँ प्रोसीजर से तो आप समझ गए होंगे वर्ड से कि प्रोसेसेस का बात हो रहा है, पर यहाँ कैसे प्रोसेसेस, जो कैसे असेंबली वर्क करेगा, इसका प्रोसीजर कैसे होगा, ये हम समझेंगे प्रोसीजर्स में। फिर चौथा इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आए कि आओ चलो आज तो बना ही देंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसे हुए, नॉन कॉपरेशन हुआ, डिसोबीडियंस हुआ, और भी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, और भी कई सारे मूवमेंट हैं, तो वो सब हुए। तो उन सब से हमें समझ में उस सब से जो आइडियाज़ लिए गए, उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, उसको एक कंक्रीट फॉर्म दे दिया। कंक्रीट फॉर्म मतलब कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लिखा, उसको इंस्टीट्यूशन के थ्रू बांधा। अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्या सब चीज़ बता दो, आगे एक एक करके पढ़ेंगे। फिर है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अब आपको मैंने पढ़ाया था इसके पिछले वीडियो में इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होने चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन के बीच में बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, देश डिमोलिश कर जाएगा, या फिर डिक्टेटरशिप आ जाए, नहीं तो देश तो डिमोलिश होना पक्का है, तबाह होना पक्का है। तो आइए हम एक एक करके इन बातों को समझते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए आइए समझते हैं कि हमारा पहला जो कि है कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका कंपोजिशन कैसे हुआ, वो बना तो बना कैसे, उसमें कितने मेंबर्स थे, कैसे थे, क्या थे, सब जानेंगे, ठीक है। तो वो जो है कंपोज जो किया गया था, किस तरीके से, कैसे कैसे मेंबर्स कहाँ से आएंगे, वो सजेस्ट किया था किसके बेसिस पे, ब्रिटिश कैबिनेट का कमिटी आई थी, उसने एक प्लान सजेस्ट किया था, मतलब प्लान था, एक प्लान सजेस्ट किया था, जो कि क्या कहलाता है, हमारा कैबिनेट मिशन। उस कमिटी का नाम है, प्लान का नाम नहीं है, उस कमिटी का नाम क्या है, कैबिनेट मिशन पड़ा। उसके जो प्लान्स ये थे, उस पे वो उसी के बेसिस पे हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए गए, चुने गए, और आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर है कि अब ये प्लान बता दें क्या क्या था, क्योंकि उस समय 3 चीज़ें थी हमारे भारत में आज़ादी से पहले। एक तो प्रोविंसेस थे, दूसरा क्या था, प्रिंसली स्टेट्स थे, और तीसरा था जो कि यहाँ मैंने लिखा है CCP, मतलब कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये 3 चीज़ें मेनली ब्रिटिश इंडिया समय थी, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे बताया गया था हर प्रोविंस जो है और हर प्रिंसली स्टेट्स जो है उसको अलॉट किया गया था सीट्स की, मतलब कि कितने एक प्रिंसली स्टेट से कितने मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, एक प्रोविंसेस से कितने मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, ये चीज़ तय किया गया था इस प्लान के द्वारा। और वो कैसे था कि जिस अलॉट किया गया था सीट किस रेशियो पे, 1:10 लाख पे, मतलब कि किसी एरिया का अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ क्या होगा, एक सीट अलॉट किया जाएगा, वहाँ से एक मेंबर चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जाएगा। अब आपको एक एग्जाम्पल से बता, अब एग्जाम्पल नहीं, सपोज लिखे इसलिए कि ये बस एक हाइपोथेटिकल हमने दिया है। तो मान लीजिए मद्रास प्रोविंस है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख का इसका पॉपुलेशन है। तो अगर जैसे कि मैंने बताया कि 10 लाख पे एक सीट है, तो 50 लाख अगर पॉपुलेशन होगा तो कितने टोटल सीट्स होंगे, 5 सीट, मतलब कि इसमें क्या कितने सीट होंगे, अलॉट होंगे, 5 सीटें अलॉट होंगी। आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे अलॉट किए जाते थे। अब आइए समझते हैं, फिर आगे समझा जाए कि हर प्रोविंस का है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का कैसे किया गया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, और यहाँ जो जनरल है इसका मतलब हिंदू, क्रिश्चियनिटी, जो आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह वगैरह जितने भी रिलीजन बचे हुए हैं वो सब जनरल में आते हैं, ठीक है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविंसेस में कैसे सीट्स का किया गया था, तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मुस्लिम में किया गया था, सिख में किया गया था और जनरल के बीच में। जनरल आपको बताइए वो। अब आप इस एग्जांपल से समझिए कि ये मान लीजिए एक एरिया है। अब यहाँ एक एरिया में 4 सीटें बांटी जाती हैं। मान लीजिए पूरा 40 लाख का पॉपुलेशन होगा, 4 सीटें बांटी जाती हैं। तो यहाँ जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन उसका उस कम्युनिटी का मेंबर अलॉट कर दिया जाता था। तो ये सिख यहाँ इस मान लीजिए एरिया से सिख मेंबर आएंगे, इस एरिया से मुस्लिम मेंबर्स आएंगे, इस एरिया से मुस्लिम मेंबर्स आएंगे, इस एरिया से जनरल मेंबर आएंगे, मतलब हिंदू जैनिज़्म बुद्धिज़्म जो भी मानने वाले हैं वो आएंगे। और इसको अब ये मत समझ लीजिएगा कि इसको लोग सेलेक्ट करते। इससे पहले मैंने बताया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर सेलेक्ट करेंगे, तो वो अपने कम्युनिटी वाले को अपने अपने सीट से सेलेक्ट करेंगे। आ गया समझ में। अब प्रोविंस में इलेक्टेड कैसे होते, इलेक्टेड मेंबर्स कैसे होते थे, मेंबर को इलेक्ट किया कैसे जाता था, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जो कि कैसे किया जाता, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, मतलब कि प्रपोर्शन के हिसाब से आपका चुना जाता था। बट ये चीज़ मैं आपको पूरा इलेबोरेट करूँगा कब, चैप्टर 3 में, जहाँ पे हम इलेक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी, इलेबोरेट होगी। ठीक है। और आप एक चीज़ मैं बता दूं कि ये 4 पॉइंट्स में लिखे हुए थे, पर मैं सोचा कि क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम है, तो कम स्पेस में आपको क्वालिटी एजुकेशन देना है, तो इसीलिए मुझे फ्लो चार्ट के थ्रू इसको छोटा करना पड़ा। बट आप एश्योर रहिए कि मैंने सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इलेबोरेटिव के लिए मैंने नोट्स तो इस वीडियो में प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में किए हैं, तो ज़रूर से देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और प्रिंसली स्टेट्स में कैसे इलेक्शन हुआ, उसमें कंसल्टेशन के थ्रू, कि वहाँ के जो मंत्री होंगे, जो राजा होंगे, वो कंसल्ट करके अपने यहाँ से मेंबर भेजेंगे। तो आपका सवाल होगा, तो क्या यहाँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इसमें क्यों नहीं आएंगे, मतलब क्यों नहीं आएंगे, मतलब कि क्यों नहीं इलेक्ट करेंगे। इसलिए इलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो असेंबली बनाया गया था वो प्रोविंसेस के लिए बनाया गया था, न कि प्रिंसली स्टेट्स के लिए बनाया गया था। इसलिए कंसल्टेशन के थ्रू वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के मंत्री हैं, तो उनसे से कंसल्ट करके वहाँ से मेंबर भेजे जाते थे। कहाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसके बाद आगे समझ लीजिए कि जो ये इसका रिजल्ट क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट से चुने गए मेंबर प्रोविंसेस से चुने गए, तो कितना नंबर में चुने गए। अब नंबर भी तो जानना जरूरी है, डेटा जानना जरूरी है। तो रिजल्ट ये हुआ कि प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स चुने गए और प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स चुने गए। और सीसीपी, आप बोलेंगे ये क्या है सीसीपी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब ये बुक में दिया हुआ नहीं है, बट ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि सीसीपी आज जैसे हम लोग का यूनियन टेरिटरी होता है, उस समय सीसीपी था, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। उस समय दिल्ली था, फिर आपने कुर्ग था, कुर्ग आपको तो याद होगा, क्लास 10 के इंग्लिश में पढ़ा है, तो कुर्ग था, ब्रिटिश इंडिया समय चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस था। तो ये से 4 मेंबर इलेक्ट होके कहाँ गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए। और इन टोटल नंबर कितना हुआ, 389 मेंबर्स टोटल हुए पार्टीशन से पहले। पर पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि 299 ही मेंबर्स बचे, बाकी जो 90 मेंबर्स थे वो चले गए कहाँ, पाकिस्तान में, क्योंकि अब तो पार्टीशन हो गया था। और हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी, बांग्लादेश मतलब कि उस समय का वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। और भी कई सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि आप नोट्स में दिया हुआ, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगता वो समझाना, वो समझने लायक भी नहीं है। आप बस उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब अगला हम समझते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो चलिए आइए समझते हैं दूसरा हमारा कि कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। द प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन। डिलिब्रेशन का मतलब हुआ कि बातों को डिस्कशन किया गया डिटेल में, फुल डिटेल,
और ये अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। क्यों अडॉप्ट किया गया? क्योंकि हर प्रोविज़न को अच्छे से डिबेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों के एक्सपेक्टेशन, उनके एस्पिरेशन उनसे जुड़े थे, इसलिए हर एक चीज़ का स्क्रूटनी से डिबेट करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। और फिर जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इम्फोसिस किस बात पे दिए? पब्लिक रीजन पे। पब्लिक रीजन क्या क्या मतलब हुआ? डिस्कशन प्लस रीजनड आर्गूमेंट। डिस्कशन प्लस रीजनड आर्गूमेंट का आपको बढ़िया से समझाए तो एक मान लीजिए ये मेरे हाथ में समोसा है और दूसरे हाथ में मेरा क्या है? मोमो है। अगर हम ये सिर्फ कहें कि मुझे समोसा अच्छा लगता है तो फिर ये नॉर्मल सी बात होगी। बट हम जब कन्विंस करें कि समोसा क्यों अच्छा है मोमो से, क्योंकि समोसे में अलग अलग फिलिंग्स डाले जा सकती है, आप आलू का डाल सकते हैं, आप किस और भी चीज़ों का डाल सकते हैं। आपके लिए हेल्दी होता है समोसा क्योंकि आप इसमें चोखा डालते हैं मेनली, और फिर आप समोसे को डिफरेंट चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये हम क्या किए? कन्विंस किए। हम क्या किए? रीज़न दिए। तो यही हमारा होता है पब्लिक रीज़न। हम सिर्फ अपना बात नहीं कहे, अपना बात को कन्विंस करवाएं। जैसे कि हम डिबेट राइटिंग करते हैं, हम डिबेट करते हैं तो क्या करते हैं? हम सिर्फ आर्गूमेंट नहीं देते, हम कन्विंसिंग आर्गूमेंट देते हैं। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा डिस्कशन प्लस रीजनड आर्गूमेंट। ठीक है, अब आइए कि बस एक ही ऐसा प्रोविज़न था, जैसे कि आपको पता है कि हर क्लॉज, हर प्रोविज़न को बढ़िया से डिबेट करके अच्छे से लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। बट एक प्रोविज़न था जो कि बिना डिबेट का लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा? तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि सबको वोटिंग का अधिकार मिला, राइट टू वोट। 21 साल से ऊपर के लोग को वोटिंग राइट था। अब आप बोलेंगे 21 साल, 18 साल के ऊपर ना, उस समय 21 साल था, बाद में जाके अमेंडमेंट करके उसको 18 प्लस किया गया, पहले 21 प्लस था। ठीक है, अब आइए हम तीसरा समझते हैं जो कि प्रोसीजर, कि कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो यहाँ प्रोसीजर से मतलब है कि आपको तो ये मतलब समझ में आ रहा हो कि प्रोसेस का बात कर रहा है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा वर्क किया, काम कैसे किया, ये प्रोसीजर में पता चलता है। तो यहाँ सिर्फ वोटिंग करके नहीं, प्रोसीजर में आपका वोटिंग भी जो करवाया जाता था उसमें भी जो पक्ष सहमत नहीं है, मान लीजिए एक टॉपिक है, मान लीजिए सेकुलरिज्म, उस पर 20 आदमी पक्ष में है पर 5 आदमी जो विपक्ष में है, तो उन 5 आदमी का भी व्यूज़ सुना जाता था। दोनों को, पक्ष को और विपक्ष को, एक कंसेंसस पे लाया जाता था, एक बराबरी पे, कि जहाँ पे एक कंसेंसस, एक एग्रीमेंट बनाया जा सके, नेगोशिएशन किए जाते थे। तब जाके, ऐसा नहीं कि जिसका ज़्यादा वोट है उसका बात मान लिया जाएगा, जो कम भी रह गया उस पे तो उसका भी व्यू जाना जाता था, और जैसे कि मैंने बताया कंसेंसस लाया जाता था। फिर उसमें कुछ फैक्ट हैं कि 8 मेजर कमेटी बनाई गई, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। फिर जो सेशंस थे वो प्रेस के लिए भी कर दिए गए और पब्लिक के लिए भी वो कर दिए गए। पब्लिकली, अब एक वर्ड में कहें तो सेशंस जो भी हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो भी बातें हुई, जो भी डिबेट हुए, वो सारा प्रेस और पब्लिक में पब्लिकली रिकॉर्ड करके उसको क्या किया गया? रिलीज़ कर दिया गया। इससे क्या पता चलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में? इसके ट्रांसपेरेंसी के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? ट्रांसपेरेंसी, कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो आइए समझते हैं बचे हुए दो को, जो कि है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट और दूसरा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो चलिए आइए समझते हैं चौथा। क्या चौथा? कि इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि हमारा संविधान कैसे बना। तो हमने इनहेरिट किया। अब आप बोलेंगे बायोलॉजी पढ़ाने लगे, मतलब यहाँ इनहेरिटेंस से मतलब है कि हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए उससे हमने सीखा और वहीं से हमने जाना, समझा और कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। समझ गए? मतलब कि
नहीं समझे ना, समझाते हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसे कि हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, तो ये सब में इक्वालिटी का आया, लिबर्टी का आया कि हमें ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए, हमें उनका बात नहीं मानना है। तो ये सब क्या आइडियाज़ देता है कि इक्वालिटी का, लिबर्टी का, इन सब चीज़ों का, हम सब इक्वल रहें, वो दलित छुआछूत क्यों हो, ये सब चीज़ों का। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं आके दे दी कि आओ चलो चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमने सीखा, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बस कंक्रीट शेप दिया, जो भी प्रिंसिपल्स इनहेरिट किए थे हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से। अब बोलिएगा कंक्रीट शेप, ये क्या बोलना चाहते हैं? कंक्रीट शेप का मतलब हुआ कि हमने जो भी आइडियाज़ थी उसको एक प्रोविज़न दिया, उसको एक लीगल फोर्स दिया। आप बोलिए कि प्रूफ दीजिए, तो 2 प्रूफ आपको मिलेगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया आइडियाज़ को, जैसे इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया। तो इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन से क्या मतलब कि जो आइडियाज़ हैं, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, इसको इंस्टीट्यूशन के थ्रू बांधा गया। जैसे कि हमें जस्टिस के लिए हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, जिस भी कोर्ट में जाते हैं किस लिए जाते हैं? जस्टिस के लिए। तो ये सब कहाँ से इवॉल्व हुआ? नेशनलिस्ट मूवमेंट से। नेशनलिस्ट मूवमेंट से इवॉल्व हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? उसको इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया। समझ गए? दूसरा है कि उसका आपको दूसरा प्रूफ ये भी मिलेगा कि उसको दिखाया गया, इन प्रिंसिपल्स को जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से लिया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये दिखाई पड़ा। अब आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका था कि वो उद्देश्य बताया था किसका? वो पूरा था, मतलब उसमें उद्देश्य बताया था किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन चीज़ों पे काम करेगी, वो चीज़ों पे बात की गई। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा वो पूरे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। इन 1946 में नेहरू जी द्वारा लाया गया था। और जो आपने इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कुछ खास प्रोविज़न माइनॉरिटी, बैकवर्ड, इन सब के लिए होने चाहिए। तो ये सब कहाँ से लिया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया था। जैसे कि आपको ये सर्कल में दिख रहा होगा कि बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ शुड हैव व्हाट? एडिक्वेट सेफगार्ड, उन्हें प्रॉपर सेफगार्ड मिले, उन्हें प्रॉपर सुरक्षा मिले। तो ये सारे चीज़ें किसमें? प्रोविज़न दिए गए थे, ठीक है। तो इससे हम एक कंक्लूड बात कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सिर्फ रूल नहीं है, एक प्रोसीजर नहीं है सिर्फ, साथ ही साथ प्रॉमिस भी है। किन चीज़ का? मोरल कमिटमेंट भी है। किस चीज़ का? जो नेशनलिस्ट मूवमेंट ने हेल्ड किया, जो लाया। फॉर एग्जांपल कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में हुआ कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो हमें दिया। अगर आपको वो राइट्स दिए और आपका वॉयलेशन हो तो आपके लिए पुलिस है, कोर्ट है, गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ें आपके लिए है। आपका वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से इवॉल्व हुई? नेशनलिस्ट मूवमेंट से। तो ये प्रॉमिस भी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैंने ये प्लस करके लिखा है। अब आइए समझते हैं पांचवा चीज़, जो कि है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। कि जैसा कि मैंने आपको समझाया होगा इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में कि बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, लेजिस्लेचर हो कि एग्जीक्यूटिव हो कि जुडिशियरी हो, हमें क्या करना होगा? बैलेंस बनाना होगा। नहीं बैलेंस बनाए तो क्या होगा कि कोई एक आके पावर एक्यूमुलेट कर लेगा, कोई एक आके कब्जा कर लेगा देश पे, देश को बेच सकता है। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो इसीलिए हमें बैलेंस, एकदम राइट बैलेंस रखना होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। सिर्फ इसी में नहीं, यहाँ बोर्ड पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने इतना ही लिखा। आपके सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या रहेगा? सेंटर को कितना पावर रहेगा, स्टेट को कितना पावर रहेगा, अगर डिस्प्यूट हुआ तो किसका पावर प्रिवेल करेगा। ये सारी चीज़ें तो आपने क्लास 10th के सिविक्स में पढ़ी होंगी
और रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा उसको। और फिर हमारे जो मेकर्स थे और पर्सनली मुझे ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारे जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, वो बहुत अच्छी लगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो आप बोलेंगे ये तो हमारा तो छापने वाला निकला कि ये लिए ये मान लो पेज है और ये प्रिंट करके कॉपी पेस्ट कर दिए। ये नहीं किया गया, ये दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से तो लिया गया, बट हर प्रोविज़न को इंडियन प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशन के हिसाब से देखा गया। अब आप बोलेंगे क्या प्रॉब्लम इंडिया का होता है, यूएस का होता है, क्या प्रॉब्लम के भी सब टाइप्स हैं? नहीं, यहाँ ये मतलब नहीं है। यहाँ पे ये मतलब है कि इंडियन प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशन से मतलब है कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या क्या थी, मूलभूत समस्या थी, खाना नहीं था, प्रॉपर जीने का साधन नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। एक अच्छे से हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में गवर्नमेंट लाना था। तो ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं ना आ जाती, तो आप दूसरे से सीखते हैं और अपने टर्म्स पे आप उससे अपनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यही सेम चीज़ हमारे मेकर्स ने किया। और एट द एंड हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, एंड हुआ। इसी के साथ हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल वे में पढ़ा, समझा और सीखा। और मैं एक आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि वीडियो हमारा बहुत लंबा खींच गया, हमारा इस चैनल का हमारा सबसे लंबा ड्यूरेशन वाला ये वीडियो बन चुका है। तो इसीलिए आप बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें मैंने पूरा एफर्ट्स, मेहनत और सब चीज़ लगाई है। और यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको पूरा चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ प्रीवियस वीडियोस के भी और ये वीडियो मिला के हमने जो चैप्टर ये कंप्लीट किया है, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। और हाँ, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि जो वोटिंग मैंने उसमें ऑन की हुई वीडियोस को, तो उसमें वोटिंग करिएगा ज़रूर, जिससे मुझे पता चल पाए कि कौन से वीडियोस बेहतर थे और कौन से नहीं, और उस पर मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और एक चीज़ और कि PDF जो मैंने बनाया है नोट्स का, उसे देखिएगा ज़रूर और अपना रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आपके लिए भी ज़रूरी है पर मेरे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हैंड रिटन आपको अच्छा लगा कि नहीं, और जो फॉर्मेट मैंने अपनाया है क्या वो आपको अच्छा लगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे तो हम सारे लास्ट एंड तक बैठे हुए लोगों को हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बाय बाय। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना भूलिएगा।